हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं। और जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था हमारा, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या था हमारा, सप्लाई। क्योंकि हमने सप्लाई के बेस पर ही क्या लगाना होता है, जीएसटी लगाना होता है। तो आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सप्लाई किस टाइम की, सप्लाई टाइम इंपॉर्टेंट है ना, किस समय सप्लाई होगी कि जीएसटी लगेगा। टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब सप्लाई होगी। सप्लाई और टाइम भी इम्पोर्टेंट है, किस टाइम सप्लाई को, टाइम कब माना जाएगा, इस महीने माना जाएगा, अगला महीना माना जाएगा, कि डिलीवरी के टाइम माना जाएगा, रिसीव के टाइम माना जाएगा, कौन सा टाइम माना जाएगा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते होंगे, क्योंकि जिस टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा उसी समय क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। तो हम यह आम नेक्स्ट 2 लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऐसे ही है। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जो गुड्स हैं वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 12 के अंडर आता है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 12। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब कि हमारी लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। लाइबिलिटी कब अराइज होती है, किस पर, गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स की लाइबिलिटी कब राइज होती है, टाइम ऑफ सप्लाई, जिस समय टाइम होता है उस समय राइज होती है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 12। ये मैंने आपको बता दिया। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 13 के अंडर आता है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूंगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं, यही 4 टॉपिक आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस में भी आएंगे, ठीक है। अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 12(2), या आपको पता ही है फॉरवर्ड चार्जेस क्या होते हैं। जब एक फैक्ट्री से सामान होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, तो सप्लाई होती रहती ना, तो उस समय। और अंडर रिवर्स चार्जेस मतलब ये आपको पता है कि जब हमारी इस चेन के बीच में कोई भी पर्सन, कोई भी एसोसिएशन, जैसे होलसेलर हो गया या रिटेलर हो गया, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसने जीएसटी नहीं दिया होगा, तो उस केस में नेक्स्ट पर्सन क्या देता है, जीएसटी देता है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्जेस, आपको पता ही है। और इन केस ऑफ सप्लाई बाय वोचर, यदि हम सप्लाई के साथ क्या देते हैं, वोचर देते हैं, तो उस समय टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है। यदि तीनों ही केसेस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्ट टाइम क्या है सप्लाई का, तो उस केस में हम कौन सा टॉपिक अपनाते हैं, रेजिडुअल प्रोविजन अंडर सेक्शन 12(5). आपको पता चल गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 12। और इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक हैं, 12 के साथ 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है ये समझ गए होंगे। हम पहला टॉपिक करते हैं, अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 12(2), टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, किस टाइम हमें माना जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 2 टॉपिक है, ये पहला टॉपिक और ये पहला टॉपिक। एक डेट यहाँ से आएगी, एक डेट यहाँ से आएगी। जो डेट पहले आएगी उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, समझिए। और ये दूसरे में भी हमारे पास 2 टॉपिक हैं, ये टॉपिक और ये टॉपिक। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग डेट आएगी, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी जो डेट आएगी, जो डेट पहले आएगी वो यहाँ लिख दी, और यहाँ भी जो डेट आ गई, तो उन दोनों में से जो डेट पहले आएगी उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जो पहले डेट आती है, इन जो आप ओवरऑल ये समझ लो, ये सारे टॉपिक में जो डेट पहले घटित होगी, जो घटना पहले घटित होगी, वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी जल्दी हम इनसे जीएसटी ले लें उतना ही अच्छा है, इसलिए जो डेट पहले आती है उस डेट को क्या मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट है। तो पहला क्या आ गया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। डेट ऑफ इशू, आपको पता ही है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, इशू क्या होता है, इनवाइस जब हम सप्लाई करते हैं ना, तो उसके उस डेट को हम क्या साथ में कहते हैं, डेट ऑफ इनवाइस देते हैं ना, जो सप्लायर है वो क्या देते हैं, इनवाइस देता है, उस साथ में उस इनवाइस पर डेट लिखी होती है, उस डेट को क्या माना जाएगा, वो डेट लिख ली, ठीक है। बाई चांस यदि सप्लायर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस नहीं करता है, नहीं इशू करता है, इनवाइस इज नॉट इशू ना, तब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 जो सप्लाई लीगली बॉन्ड है कि इस दिन उसको देना ही चाहिए था इनवाइस, तो उसकी लास्ट डेट वो लिख देंगे, समझ गए। पहली तो यही है, ये वाली डेट। यदि ये वाली डेट नहीं है तो लीगली बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो भी डेट बनती है सप्लायर की, वो वाली डेट लिख दी, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ पेमेंट, किस दिन हमने सप्लायर ने अपने अगले वाले बंदे से क्या ली है, पेमेंट ली है। तो कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है, यदि उसने जिस दिन उसने बुक्स में पेमेंट की एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लाई अकाउंट है ना, जो भी आप लिखते हैं, बैंक पेमेंट की है, या फिर आपके उस पर्सन ने आपके बैंक के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं,
वो वाली डेट, दोनों में जो भी आपकी एंट्री और बैंक के अकाउंट में पैसे आ गए, वो वाली डेट में जो भी पहले डेट आ गई उसको हम क्या कहते हैं, डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ पेमेंट, है ना। और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, ये वाली डेट आ गई, दोनों की डेट में जो भी डेट पहले आ गई उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप समझ गए होंगे पहला टॉपिक। अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 12(2) के अकॉर्डिंग जो भी डेट पहले होगी उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। इस टाइम को जीएसटी लगाओ, इस टाइम को हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटायर जीएसटी शैल बी पेबल ओनली व्हेन द इनवॉइस इज इशूड फॉर सच सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि जब हमारी जीएसटी कब लगता है, ये मैंने आपको बता दिया, जिस दिन हम इनवॉइस की डेट इशू होता है ना उस दिन लगता है। और यदि हमारी डेट नहीं है, मैंने पहले टॉपिक में बोला ना, यदि डेट नहीं है, उसने पहले दिन नहीं किया है, तो लास्ट डेट जो सेक्शन 31 के अंदर जो सप्लायर क्या है, लीगली बॉन्ड है, वो लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस हैज़ टू बी इशूड इन टर्म ऑफ सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और सेंट्रल जीएसटी एक्ट ये कहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2018 में लिखा है। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, ठीक है। कि हम इनवॉइस कब देते हैं, सप्लाई इन्वॉल्व कब होती है, जब सप्लाई देने से पहले और एट द टाइम ऑफ जब हम सप्लाई जाती है उस समय इनवॉइस माना जाता है। तो मुझे लगता है समझ गए, हमारा पहला एक टॉपिक है अभी चला हुआ है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है अंडर रिवर्स चार्जेस बेसिस सेक्शन 12(3). रिवर्स चार्जेस मतलब जब हमारी सप्लाई चेन में फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, उनमें से एक बीच का एक पर्सन है जो क्या है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जीएसटी नहीं देगा। तो नेक्स्ट पर्सन जब जीएसटी देगा पहले वाले का, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानी जाएगी, ठीक है। तो उस केस में भी आप तो ये समझ ही लिए जो भी डेट हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर पहले हमारे पास 2 टॉपिक थे ना, अब इस केस में हमारे 1, 2, 3 3 टॉपिक है। 3 टॉपिकों से जो भी डेट आएगी, उन तीनों डेट में से जो भी पहले डेट होगी उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो आपने टाइम रखना है। रिवर्स चार्जेस बेसिस कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 12(3). और जो हमारे 3 टॉपिक है 3A, 3B, 3C, ठीक है। इन दोनों में जो भी डेट पहले आएगी उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जैसे कि हम रिटेलर ले लेते हैं, रिटेलर ने होलसेलर, हम मान लेते हैं कि होलसेलर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था, ठीक है। तो कौन टैक्स देगा, रिटेलर देगा। तो रिटेलर ने जिस दिन डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ गुड्स, रिटेलर ने जिस दिन उससे गुड्स रिसीव की है वो डेट लिख ली 12(3)A के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी है डेट ऑफ पेमेंट, सेक्शन 12(3B, जिस दिन रिटेलर ने उसको क्या की है, पेमेंट की है, सप्लायर को क्या की है, पेमेंट की है, वो वाली डेट लिख ली। ये कैसे निकालनी, जिस दिन रिटेलर ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी कि मैंने पेमेंट कर दी, या फिर जिस दिन उसने कहा कि मैंने ना सप्लायर के अकाउंट में क्या पैसे डाल दिए, है ना, ऑलरेडी पैसे डाल दिए। तो इन दोनों में जो डेट पहले होगी उसको हम कहेंगे डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट आ गई ना, आपको पता चल गया रिटेलर ने ही होलसेलर को पेमेंट की होगी क्योंकि उससे गुड्स ली है, तो होलसेलर की पेमेंट की, वो वाली डेट लिख दी, ठीक है। और तीसरी डेट कैसे निकालेंगे, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। देखो होलसेलर ने हमें जब सामान दिया है ना, रिटेलर को दिया है, तो उसने इनवाइस भी दिया होगा, तो वो जो उस इनवाइस की डेट होगी उसके 30 दिन के प्लस कर दो वो वाली डेट, जिस दिन उसने सप्लायर ने होलसेलर ने सप्लायर को सामान दिया है, वो सब इनवाइस दिया है, उसके साथ 30 दिन और ऐड कर लो, तो वो वाली डेट। जिस दिन रिटेलर ने सामान लिया है, जिस दिन रिटेलर ने पेमेंट की है, और जिस दिन सप्लायर ने इनवाइस इशू किया उसके साथ 30 दिन और ऐड कर लो, वो 3 डेट आ गई ना। वो तीनों डेट में जो डेट पहले आ गई उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मुझे लगता है कि आप दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे और आपने सेक्शन भी तैयार कर लेना, आपकी दोनों ही तैयारियाँ हो रही हैं। ये तो गुड्स का टॉपिक मेरा आपके साथ चला हुआ है ना, तो जो उसका जो नेक्स्ट हमारा सर्विस का होगा वो भी ऐसे ही सेम चलेगा, ठीक है। हमारे 4 में से 2 टॉपिक हो गए, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज भी हो गया और रिवर्स चार्जेस भी हो गया, ठीक है। यदि हमारे पॉसिबल ही नहीं है, जैसे इसमें क्या कह दिया, यदि सेक्शन 12A, सेक्शन 12B डेट ऑफ पेमेंट, और जो हमारे पिछले 3 टॉपिक पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी जो हमने किया है 12A, 12B, 12C पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम निकाल ही नहीं सके, तो हम कौन सी डेट को मानेंगे, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसीप्ट्स ऑफ सप्लाई। जिस दिन हमने बुक में एंट्री की है कि हमने सप्लाई ले ली है, उस डेट को हम क्या कहेंगे, डेट ऑफ सप्लाई कहेंगे,
ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा सेकंड टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक इन केस ऑफ सप्लाई बाय वोचर देते हम सप्लाई के साथ वोचर देते हैं कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 12(4) के अकॉर्डिंग। तो पहले गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द पॉइंट, ठीक है। डेट ऑफ इशू वाउचर, जिस दिन हम सप्लाई के साथ क्या करते हैं, वोचर देते हैं। इधर सप्लाई इज आइडेंटिफिकेबल एट द पॉइंट, किस समय सप्लाई मानी जाएगी, जिस समय हम वोचर देते हैं, वो पूरी डेट लिख ली। और डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वोचर, जिस दिन हम वोचर को क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, वो डेट लिख ली, ठीक है। तो इस बेस पर हम वोचर के बेस पर भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वोचर से भी समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हमारे यदि हमारे सेक्शन 12(2), 12(3), 12(4), ठीक है, से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई निकाल पाए, जब तीनों में नहीं हो रहा है तब ये वाला टॉपिक आएगा। तब हम कौन से टॉपिक से हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, रेजिडुअल प्रोविजन सेक्शन 12(5) के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई निकालती है। तो कैसे निकालते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सारे जो जीएसटी भरते हैं वो फाइल रिटर्न करते हैं पीरियोडिकली, कोई 3 महीने के बाद, मतलब कि एक पीरियड के बाद जीएसटी फाइल करते हैं ना, तो उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न सेक्शन 12(5)(a). तो आप समझ गए। और दूसरे केसेस में जब ये भी केस नहीं है तो अदर केसेस में डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हम पेमेंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करते हैं उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो बड़ी एंड की डेट आ गई ना, तो आपको समझिए पहले हमारे 3 प्रोविज़न लागू नहीं होते, तब हमारा ये वाला प्रोविज़न लागू होता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, मतलब कि जिस दिन हमने रिटर्न फाइल की, ये भी नहीं है, तो इन अदर केसेस में जिस दिन हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू। तो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम कहते हैं टैक्सेबल इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लाई तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, किस समय हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, हम ना, तो तभी तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था प्रीवियस ईयर, तो इसमें वैसे ही है टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमने इसमें डिस्कस किया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 12 के अंडर, और हमारे पास 4 टॉपिक थे कि कैसे कैलकुलेट करना, अंडर फॉरवर्ड चार्जेस, अंडर रिवर्स चार्जेस, अंडर वोचर और रेजिडुअल प्रोविजन, ठीक है। 4 टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि आपने इन सभी को अच्छे ढंग से देख लेना। यदि आपको ये आ गया तो नेक्स्ट भी सेम ही है, बस उसमें सेक्शन का फर्क होगा। थैंक यू वेरी मच।